हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ये सेमेस्टर थर्ड का होने वाला है एंड इसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस टू, यानी पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत टू। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल कोर्सेज में है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं वहाँ आपको ऑल कोर्सेज में, चाहे आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सभी कोर्सेज में ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं एंड आप सेमेस्टर थर्ड में हैं, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर करेंगे फुल बुक के। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस पूरी देख ली तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। एंड मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी, तो आप उन सभी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एंड नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो सेकंड वे है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ परिभाषित करें, यानी ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका जो प्रभाव है उसको आपको परिभाषित करना है। तो हम इसमें देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रभाव है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे होने वाले लगातार वृद्धि, यानी जो धीरे धीरे से वृद्धि हो रही है, हमारी जो पृथ्वी का तापमान है उसमें जो धीरे धीरे से वृद्धि हो रही है वही हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैसें जब बढ़ती हैं जब भी वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O और जल वाष्प। ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं गैसेस जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, जो हमारी सूरज से किरणें आती हैं पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, पृथ्वी इस ऊर्जा को कुछ भाग अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी कुछ भाग अपने अंदर ले लेती है और विशेष और शेष भाग ऊष्मा के रूप में वापस अंतरिक्ष में की ओर छोड़ती है। यानी कुछ भाग जो है वो अपने अंदर ले लिया पृथ्वी ने, और जो शेष यानी और जो बाकी की ऊर्जा बची उसे अंतरिक्ष की ओर वापस भेज देती है। हमारी पृथ्वी ही ये कार्य करती है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इस ऊर्जा को बाहर जाने से रोक कर अपने भीतर फंसा लेते हैं। यानी देखिए, जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इस ऊर्जा को जो पृथ्वी वापस भेजना चाह रही है उसे वापस नहीं जाने देते, अपने अंदर फंसा लेते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म बनती ही रहती है। यह प्रभाव जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसे बिना पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यानी ये प्रभाव ना हो तो जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूरी ठंडी हो जाएगी, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़रूरी हैं। लेकिन ये जब बहुत मात्रा में हो जाती हैं, यानी जब बहुत मात्रा में जो गैसेस हैं वो निकलना ही बंद हो जाती हैं, तो पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन जब मानव गतिविधियां जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों से निकलने वाले धुएं, वनों की कटाई और कृषि कार्यों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तब ग्रीन हाउस प्रभाव असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यानी इसका जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बढ़ते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में असंतुलित वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो असंतुलित हो जाता है, वो बिगड़ने लग जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगर एक लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ऊर्जा को बाहर जाने से रोक रही हैं तो वो अच्छी बात है, वो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है ताकि हम लोग रह सकें। लेकिन अगर वो वही चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री स्तर में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और फसलों पर नकारात्मक प्रभाव जैसे गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिससे मानव जीवन, जैव विविधता और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी पूरी पृथ्वी पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखेंगे
इसका निष्कर्ष में आप लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। जब यह प्रभाव प्राकृतिक सीमा में रहता है तो लाभकारी होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जब तक नॉर्मल है तो वो हमें लाभ ही दे रही है, लेकिन मानव जनित गतिविधियों के कारण इसे बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग बढ़ाना और वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो नॉर्मल रह सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के महत्व से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी वन जो होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी नदी जो होती हैं की जैव विविधता के मूल्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाले विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करें। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो जैव विविधता है इसका महत्व बताना है, और जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बारे में बताना है। चलिए देखेंगे जैव विविधता का अर्थ एवं महत्व, यानी इसकी जो विविधता का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है। इसमें आप लिखेंगे जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों, पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों और उनके बीच पाए जाने वाले विभिन्न या विविधता से है, जिससे 3 स्तर शामिल हैं। यानी जैव विविधता का अर्थ ये है कि जो भी पृथ्वी पे पाया जाता है, चाहे वो जीव हों, पौधे हों, पशु हों, सूक्ष्म जीव हों, सभी में जो विविधता डिफरेंस है वही हमारी जैव विविधता में आ जाती हैं। अब इसको हम 3 लेवल पर देखते हैं। पहला होता है हमारा आनुवांशिक विविधताएं, दूसरा होता है प्रजातीय विविधताएं, फिर होती है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र विविधताएं। ठीक है, ये आपने अगर जो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस की जो 1 बुक थी उसमें अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहा होगा तो ये सारी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। जैव विविधता का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह मानव जीवन, पर्यावरण संतुलन और पृथ्वी पर जीवन के निरंतर अस्तित्व का आधार है। भोजन, दवा, ईंधन, वस्त्र, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, यह सभी जैव विविधता पर निर्भर करता है। अगर जैव विविधता ना हो तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैव विविधता के मूल्य, यानी जो जैव विविधता है इसके क्या मूल्य हैं। तो चलिए इसके मूल्य देख लेते हैं। मूल्यों में आप लिखेंगे जैव विविधता के महत्व को समझने के लिए इसे विभिन्न मूल्य श्रेणियों में बांटा गया है। नीचे इन श्रेणियों की व्याख्या वन, स्थलीय यानी और नदी जल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरणों के साथ की गई है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। उपभोगात्मक मूल्य किस तरह से, यह वह मूल्य है जिसमें मनुष्य सीधे प्रकृति से वस्तु प्राप्त करता है, यानी डायरेक्टली हम प्रकृति पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि वन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरह से वन आ जाते हैं, लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, फल हो गया, शहद हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हम डायरेक्टली पृथ्वी से ले लेते हैं या डायरेक्टली अपने पर्यावरण से ले लेते हैं। औषधि पौधे जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें द्वितीय स्थान पे मिलती हों, ये हमारे प्रथम स्थान होते हैं, यानी डायरेक्ट हम इन्हें कच्चा या ये कहें डायरेक्ट ले सकते हैं। आदिवासी समुदायों का जीवन वनों पर निर्भर होता था। अगर नदी की बात करें, जलीय परिस्थितिकी तंत्र में हमारा नदी आ जाता है, मछलियाँ हो गया, भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं, जल का घरेलू उपयोग हो गया और जलीय पौधे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्पादक मूल्य। उत्पादक मूल्य के आधार पर हम कैसे देख सकते हैं, उत्पादक मूल्य वह वस्तु जो प्रकृति से प्राप्त होकर बाजार में बेची जाती है, यानी पहले प्रकृति से लेंगे फिर उसमें थोड़े बहुत चेंज करके हम उसे बेचेंगे। जैसे कि वन में क्या हो जाएगा, कागज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें हम बनाकर ही तो बेचते हैं। लाख, गोंद, औषधियाँ वन आधारित ही उद्योग हैं। अगर हम नदी की बात करें तो मछली उद्योग भी हमारा एक तरह से जो नदियां हैं उन पर आधारित हो जाता है। मोती, शैवाल, जल विद्युत उत्पादन, ये सारे हमारे जल पर डिपेंड हो जाते हैं। अब हम देखेंगे परिस्थितिकी पर्यावरणीय मूल्य। इसमें क्या है, जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर वन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवशोषित करता है और जो ऑक्सीजन है उसको देता है हमारे वन। ठीक है, वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वर्षा चक्र जो है वो हमारे वनों पर ही डिपेंड करती है। मिट्टी
कटाव को रोकना, यानी अगर हमने कहीं पौधा लगा दिया, जैसे कि ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इसकी जो आसपास की मिट्टी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप फूंक मारोगे उड़ जाएगी, पानी डालोगे तो बह जाएगी, नहीं। इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। तो ये क्या है, जो एक तरह से मिट्टी का जो कटाव है, यानी मिट्टी का जो बहना है, हाश है, उसको रोकने का कार्य करते हैं। जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नदी की बात करें तो जल चक्र का संचालन होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, जलीय जीवों का संरक्षण होता है और बाढ़ नियंत्रण होता है, यानी इन सभी की वजह से जो बाढ़ जैसी समस्या हैं वो रुकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। प्रकृति का समाज, परंपराओं और संस्कृति से गहरा संबंध है। जैसे कि वन का देखें तो वन जो है वो पवित्र वन, यानी देवन देवन के रूप में देखे जाते हैं। आदिवासी प्रकृति और जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप तुलसी का पौधा लिख सकते हैं। धार्मिक महत्व, यानी देखिए यहाँ पर आप तुलसी, पीपल, इन सब के जो नाम हैं जिनमें हम धार्मिक रूप से इनका यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नदियाँ। नदियाँ किस तरह से गंगा, यमुना जैसी नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, यानी ये जो नदियाँ हैं ये हमारी पवित्र नदियों में से हो जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों और जो एक तरह से पर्वत हैं और जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। सामाजिक एकता का प्रतीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नदियाँ हैं तो कुछ नहीं करती, ये समाज को एक साथ जोड़ने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को जोड़ कर रखती हैं नदियाँ, क्योंकि अगर किसी को भी स्नान करने जाना होता है तो वो गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने, गंगा जल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सौंदर्यात्मक एवं मनोरंजन मूल्य। किस तरह से प्रकृति मन को शांत और आनंद प्रदान करती है, यानी प्रकृति हमारे मन को भी शांत करती है और आनंद भी देती है। वन किस तरह से राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आप इसमें लिख सकते हैं। वन पर्यटन, यानी वनों में घूमने जाना, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैव विविधता से प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है, या प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको देखा जा सकता है। अगर हम नदियों की बात करें तो नदी तटों की ही सुंदरता है। नौकायन हो गया, पर्यटन हो गया, यानी जो हमारी नाव वगैरह चीज़ें होती हैं और जो घूमने आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्राकृतिक दृश्य हम नदियों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक एवं अस्तित्व मूल्य। किस तरह से सभी जीवों को जीवित रहने का अधिकार है, भले ही उनका प्रत्यक्ष उपयोग ना हो, यानी सभी जीवों को जो है वो एक तरह से जीने का तो अधिकार है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। जैसे कि वन, वन में किस तरह से, वन में आप लिखेंगे दुर्लभ वन जीवों का संरक्षण करते हैं। जैव विविधता की रक्षा होती है, क्योंकि जैव विविधता हम वनों में बहुत देख सकते हैं। नदियों में किस तरह से डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नदियों में जलीय जीवों का अस्तित्व होता है, यानी जलीय जो जीव होते हैं उनका अस्तित्व हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भविष्य मूल्य। किस तरह से भविष्य में जैव विविधता से होने वाली संभाविक लाभ, किस तरह से, जैसे कि वन से कौन कौन से लाभ होंगे, नई औषधियों की खोज हो सकती है, जलवायु परिवर्तन से निपटने का साधन हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नदियों से क्या हमें लाभ होगा, इसमें आप लिखेंगे नई मछली प्रजाति भी पैदा हो सकती है या पाई जा सकती है। भविष्य की जल आवश्यकता को जो एक तरह से पूर्ति है वो भी नदियों द्वारा ही होगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जैव विविधता मानव जीवन और प्रकृति के बीच सेतु का कार्य करती है, यानी विविधता जो है वो मानव जीवन और जो प्रकृति है उसे आपस में जोड़ने, यानी सेतु का कार्य करती है। वन और नदी जैसे पारिस्थितिकी तंत्र न केवल जीवन का आधार है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण में जीवन जी सकें। यानी अगर हम जैव विविधता का एक तरह से सही से उसका यूज़ नहीं करेंगे या जैव विविधता को नहीं अपनाएंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है वो और जो हमारी चीज़ें हैं वो बेकार हो जाएंगी, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसको पालन करें, अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए उस चीज़ को बचाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून से आप क्या समझते हैं और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, यानी पर्यावरण कानून क्या होता है,
ये आपको बताना है और ये किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण कानून का अर्थ, यानी इसका क्या अर्थ है, तो इसमें हम देखेंगे पर्यावरण कानून वह नियम, अधिनियम और नीति हैं जिन्हें जिन्हें सरकार पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार के लिए बनाती है। यानी सरकार क्यों बनाती है? पर्यावरण की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और सुधार के लिए। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य वायु, जल, मिट्टी, वन, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य को प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति से बनाती है या पर्यावरण क्षति से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये जो है ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण है उसको बचाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरल शब्दों में पर्यावरण कानून यह तय करता है कि मनुष्य प्रकृति का उपयोग किस सीमा तक और किस तरीके से करेगा, यानी क्या सीमा होनी चाहिए। एक तरह से ये जो कानून है ये एक तरह से एक सीमा तय करते हैं ताकि कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और पर्यावरण संतुलन बना रह सके। क्योंकि अगर हमने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है और भविष्य के लिए वो चीज़ें बचेंगी ही नहीं, इसलिए संतुलन बनाया जाता है। भारत में पर्यावरण कानून की आवश्यकता तब और अधिक महसूस की गई जब औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा था। इसी कारण सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून भी बनाए थे ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून की आवश्यकताएं, यानी हमने कानून तो बना दिए पर इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों बनाए गए। तो देखिए पर्यावरण कानून को बनाने के लिए बहुत सारे एक तरह से आवश्यकताएं सामने आई। कौन कौन सी, तो पहला आप लिखेंगे बढ़ता वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, यानी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हम देख रहे थे, जिसकी वजह से भी हमने ये कानून बनाए। वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास हो रहा था, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें बढ़ रही थी जिसकी वजह से मानवता को खतरा था, इसीलिए भी ये कानून बनाए गए। मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए भी कानून बनाए गए। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसीलिए भी उस चीज़ को रोकने के लिए पर्यावरण जो कानून है वो बनाए गए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून, यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यावरण कानून है जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। देखिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आपके सामने पूछा गया है, जो कि आपके पर्यावरण जो कानून है या पर्यावरण जो एक तरह से अधिनियम है उनसे रिलेटेड हो जाता है। तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये है हमारा, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की समग्र सुरक्षा करना, यानी पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये हमारे इस अधिनियम में आ जाता है। जल प्रदूषण प्रदूषण निर्वहन एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी जल अधिनियम जो आया था वो हमारा 1974 में आया था और इसमें ये सारी चीज़ें थी। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों का प्रदूषण से बचाना था, यानी जो अन्य जो एक तरह से जल हैं, झील हैं और जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं या जल के जो स्रोत हैं उन्हें प्रदूषण से बचाना, ये वाले हमारे अधिनियम में आया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वायु अधिनियम जो कि हमारा 1981 में आया था। इसके अंतर्गत क्या था, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत था हमारा यह कानून वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था ताकि जो वायु प्रदूषण हो रहा था उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया था। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना था, यानी वन्य जीवों और जो उनके आवास थे उनकी रक्षा करना इसका काम था। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम जो कि हमारा 1980 में आया था। यह वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए बनाया गया था, यानी जब वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी थी तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी एक तरह से हमने कानून बनाया ताकि जो हमारे वन हैं वो ऐसा ना हो कि सारे ही ख़त्म हो जाएं और फिर सांस लेने तक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी कानून बनाए गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे लाभदायक है, यानी ये जो कानून आए थे इन्होंने किस तरह से पर्यावरण को एक तरह से लाभ दिया या किस तरह से पर्यावरण को थोड़ा सा सुकून मिला इन कानून के आने से। इसमें आप लिखेंगे प्रदूषण नियंत्रण में सहायता, यानी प्रदूषण नियंत्रण होने लगा किस तरह से, चलिए इसमें देखेंगे। आप इसमें लिखेंगे पर्यावरण कानून उद्योगों, वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषणों की सीमा तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे फैक्ट्रियों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए बाध्य किया गया ताकि जो एक तरह से फैक्ट्रियों से अवशिष्ट, यानी जो बेकार
बेकार चीज़ें निकलती हैं, बेकार पानी निकलता है, बेकार पदार्थ निकलते हैं, उन पर नियंत्रण हो। ऐसा नहीं है तुम अंधाधुंध उनको नदियों में मिला दो या फिर कुछ भी कर दो, नहीं, उन पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना और सज़ा का प्रावधान, यानी अगर कोई पॉल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है, तो उसे जुर्माना भी और सज़ा भी हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस तरह से। यह कानून के कारण इन कानूनों के कारण जल, वन और खनिज संसाधनों का सीमित और संतुलित प्रयोग होने लगा। यानी जब से ये जो कानून आए उनका यानी जब से ये कानून बने तो उसके बाद में जो जल है, वन है, खनिज है, उनका एक तरह से संतुलित और सीमित जो प्रयोग है वो होने लगा। अवैध खनन पर रोक लगी। वनों की कटाइयों को नियंत्रित करना, यानी जो वनों की कटाई थी वो नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण किस तरह से। जैवीय संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या रखा गया। शिकार पर प्रतिबंध, यानी शिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की गई, यानी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली हैं, उनका संरक्षण किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा किस तरह से। स्वच्छ वायु और जल से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसीलिए भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सारी चीज़ें अप्लाई करना। जल जनित और वायु जनित रोगों में कमी, यानी इन सारी जो कानून आए थे उनकी वजह से जो जल जनित और जो वायु जनित रोग होते हैं, यानी ऐसी ये परेशानियां या ऐसी जो बीमारियां हैं जो पानी से या फिर वायु यानी हवा से फैलती हैं, उनमें कमी आई। सुरक्षित और स्वच्छ जीवन वातावरण बन गया है इनके बाद में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सतत विकास को बढ़ावा किस तरह से। पर्यावरण कानून विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। विकास कार्यों से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी ऐसा नहीं है कि विकास के लिए कोई भी योजना बना दी और उस पर पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं देखा, नहीं, पहले विकास कार्य की जो योजना है वो बन तो गई, लेकिन उससे पहले पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाने लगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिकारों की रक्षा, यानी ऐसा नहीं है कि हम ही आज सारी चीज़ें यूज़ करके ख़त्म कर दें, अपनी जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी चीज़ें बचा कर चलना, ठीक है, और उनकी जो एक तरह से अधिकार हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जन जागरूकता और भागीदारी किस तरह से। पर्यावरण कानून लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, ताकि सभी लोग अपने अधिकारों और जो अपने कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक हो। ऐसा नहीं है कोई भी अंधाधुंध पॉल्यूशन फैला रहा है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब रेड लाइट होती है तो आपसे कहा जाता है अपना जो गाड़ी का इंजन है वो बंद कीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो उस चीज़ को 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही क्या होता है, वो पॉल्यूशन, अब देखो एक इंसान करता है तो आप ये सोचोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ 10,000 लोग करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एक इंसान नहीं, सब मिलके जब वो चीज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आपके जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उनके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जनहित याचिकाएं, यानी PIL का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई भी पॉल्यूशन करते हुए या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए दिखता है तो जनहित जो याचिका है वो दर्ज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन। क्या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व होते हैं और उनका किस तरह से पालन किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय का पालन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का पालन, किस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है, जैव विविधता संरक्षण हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून की सीमाएं। क्या क्या पर्यावरण कानून जो हैं उनकी सीमाएं भी हैं, यानी उनको एक तरह से रोका भी जाता है, क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या रीजंस हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कानून का सही ढंग से पालन ना होना, ये भी एक समस्या है पर्यावरण कानून के सामने। प्रशासनिक कमजोरियां, क्योंकि प्रशासन भी सही से वर्क नहीं करता, प्रशासन को ऐसा लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो, पर ये भी ज़रूरी है, पर इस चीज़ को ज़्यादातर कोई मानता नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जन जागरूकता की कमी, लोग अवेयर ही नहीं है कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। क्यों? क्योंकि देखिए पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, तो इसलिए जन जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार किस तरह से, चलिए इसको बता देती हूँ मैं आपको। भ्रष्टाचार किस तरह से, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री बन रही है, लेकिन इसके पास वाला जो ये जंगल है, अगर ये फैक्ट्री बनी तो इसका जो पानी निकलेगा वो पूरा जंगल में जाएगा और जो जंगल है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब सरकार ने कहा कि भाई ये जो फैक्ट्री बन रही है यहाँ पर, ये नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ वाला जंगल है वो बर्बाद
बर्बाद हो जाएगा, तो हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। अब क्या हुआ कि कुछ जो मिडिल वाले आदमी होते हैं, मिडिल वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि फैक्ट्री के मालिक से लाखों करोड़ों लिए और कहा भाई तू बना ले, सरकार को तो हम देख लेंगे। और इसने क्या करा, फैक्ट्री बना दी और सारा जो हमारा पर्यावरण था, हमारे जो जंगल थे, वो सब नष्ट हो गए। तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है एक तरह से। हमारे पर्यावरण की जो कानून है या पर्यावरण है, उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा कमी के रूप में या ये कहें बहुत ज़्यादा चुनौती के रूप में हम भ्रष्टाचार को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे पर्यावरण कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हैं। यह कानून न केवल पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें भी ये जो हमारे कानून हैं वो करते हैं। यदि इन कानूनों का सही और ईमानदारी से पालन किया जाए तो हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण बना सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण कानून सतत विकास और पर्यावरण रक्षा की रक्षा की मजबूत नींव है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारे पर्यावरण कानून जो हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए और सतत विकास के लिए एक नींव का कार्य करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लेना। इस क्वेश्चन है हमारा, एक उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए कि बड़े जानवरों की विलुप्त होने के लिए अवैध शिकार किस प्रकार जिम्मेदार है। यानी आपको उदाहरण भी बताना है, यानी एग्जाम्पल के साथ बताना है कि जो बड़े जानवर होते हैं वो विलुप्त यानी जो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जो संख्या बिल्कुल ख़त्म हो रही है, उसमें अवैध जो शिकार है यानी उनका शिकार करना मना है फिर भी शिकार होता है, वो किस तरह से ज़िम्मेदार है उनकी विलुप्ति के लिए या ये कहें उनके ख़त्म होने के लिए, आपको ये बताना है। तो इसमें हम देखेंगे अवैध शिकार और बड़े जानवरों की जो विलुप्ति है वो किस तरह से होती है। तो इसमें आप लिखेंगे अवैध शिकार का अर्थ है कानून द्वारा संरक्षित वन जीवों का शिकार, हत्या या पकड़ना। यानी ऐसे जीव या ऐसे ये जो जीव हैं जो हमारे वन जीव हैं उनको पकड़ना, उनकी हत्या करना, उनका शिकार करना जो कि सरकार द्वारा मना किया गया है फिर भी करना, वो हमारा अवैध में आ जाता है। यह शिकार बिना अनुमति, गैर कानूनी तरीके और व्यावहारिक लालच के कारण किया जाता है। क्योंकि देखिए अब कोई चीज़ सरकार ने मना की है और वो चीज़ मिलेगी भी महंगी, बिकेगी भी महंगी, तो उस लालच में आकर भी या अपने लालच में अपने शौक के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अवैध शिकार आज दुनिया भर में बड़े जानवरों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण बन चुका है, क्योंकि बड़े जानवर धीरे धीरे प्रजनन करते हैं और उनकी संख्या पहले ही कम होती है। यानी जो बड़े जानवर होते हैं वो धीरे धीरे ही प्रजनन करते हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे पैदा करते हो, वो थोड़े से ही बच्चे पैदा करते हैं और हम उन्हें भी मार दें तो उनकी जो संख्या है वो तो कम होगी ही, जाहिर सी बात है। अगर इसमें उदाहरण दें तो पहला हम देखेंगे बाघ। बाघ किस तरह से, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और एक बड़ा शक्तिशाली तथा शीर्ष शिकारी है। यानी देखिए ये जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है और ये बड़ा भी है और शक्तिशाली शिकारी भी है। बाघों का अवैध शिकार मुख्य रूप से उनकी खाल, हड्डियों, दांत और अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग अवैध व्यापार और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। इसीलिए ही बाघ का शिकार होता है। अवैध शिकार का प्रभाव यानी इसका क्या प्रभाव पड़ता है, संख्या में तेजी से गिरावट आ जाती है। यानी जो बाघों की संख्या है वो बहुत तेजी से गिरावट में देखी गई है। अवैध शिकार के कारण बाघों की संख्या तेजी से घटती है। एक बाघ के मारे जाने से केवल एक जानवर नहीं बल्कि पूरी प्रजनन संख्या प्रभावित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रजनन दर कम होना किस तरह से। बाघ धीरे प्रजनन करते हैं। यदि वयस्क बाघ मारे जाते हैं तो नई पीढ़ी विकसित होने का अवसर नहीं मिलता। यानी अगर हम बड़े बड़े जो बड़े बाघ हैं उनको मार देते हैं तो नई पीढ़ी कैसे बनेगी, जाहिर सी बात है वो विकसित ही नहीं होगी, तो उनकी संख्या जो है वो तो कम होगी ही। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन किस तरह से। बाघ वन के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। इनके घटने से हिरणों जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती है, जिससे वनस्पति नष्ट होती है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। यानी देखिए सब चीज़, हर चीज़ जो ऊपर वाले ने है वो सोच समझ के बनाई है। अब देखिए बाघ जो है वो शिकारी है
और शिकार किसका करता है? हिरण का। अगर बाघ नहीं होगा तो हिरण का शिकार कौन करेगा? और हिरण अगर ज़िंदा रहेगी, बहुत ज़्यादा हिरनें हो जाएँगी, तो वो सारे पत्ते खा जाएँगी। क्यों? क्योंकि हिरण तो घास खाती है, घास पेड़-पौधे ही तो खाती है, और घास पेड़-पौधे सारे हिरण खा गई, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? पर्यावरण को नुकसान होगा। इसीलिए जो बाघ है उसका भी होना ज़रूरी है, ताकि वो हिरण का शिकार कर सके, ठीक है? और नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय विलुप्ति का खतरा किस तरह से कई क्षेत्रों में अवैध शिकार के कारण बाघ लगभग समाप्त हो चुके हैं, जिससे स्थानीय विलुप्ति कहा जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बिल्कुल ही खत्म हो जाना किसी चीज़ का स्थानीय विलुप्ति में आ जाता है। अन्य बड़े जानवरों पर प्रभाव, यानी अन्य जो बड़े जानवर हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हाथी हो गया। हाथी जो है वो दांत, यानी हाथी दांत के लिए शिकार किया जाता है। गैंडा हो गया, सींग के लिए अवैध हत्या की जाती है, यानी गैंडे का शिकार जो है उसको उसके सींग के लिए किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तेंदुआ हो गया, खाल और अंगों के लिए इसका शिकार किया जाता है। तेंदुए की भी जो खाल है, उसकी जो अंग है, उनका जो एक तरह से व्यापार है वो बहुत महंगा होता है। इन सभी मामलों में अवैध शिकार ने उनकी संख्या को गंभीर रूप से घटा दिया है, यानी अवैध शिकार की वजह से जो जानवरों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे अवैध शिकार बड़े जानवरों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा मानव जीवित कारण है। बाघ जैसे बड़े जानवरों का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि लालच और गैर कानूनी गतिविधियां कैसे प्रकृति की अमूल्य धरोहर को नष्ट करती है। यानी देखो, अगर हम ज़्यादा ही लालच करते हैं या फिर जो गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो धरोहर है उसको ही नष्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए अवैध शिकार पर कड़े कानून, प्रभावी निगरानी और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, ताकि बड़े जानवरों की विलुप्ति होने से बचाया जा सके और बड़े जानवरों की रक्षा की जा सके। अतः ये कहा जा सकता है कि यदि अवैध शिकार पर रोक न लगी तो भविष्य में कोई बड़ा जानवर केवल किताबों और चित्रों तक सीमित रह जाएगा। यानी अगर रोक नहीं लगी आज के टाइम में ही, तो भविष्य की पीढ़ी कभी देख ही नहीं पाएगी उन्हें, सिर्फ चित्रों में या किताबों में ही देखेगी, जैसे हमने डायनासोर्स को देखा है। जैसे हम डायनासोर्स को देखते हैं कि हाँ भैया ऐसे कोई जानवर होते थे, ऐसी हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो वो हाथी को, गैंडे को और जो तेंदुए हैं इन सभी को चित्रों में ही देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जन जागरूकता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी पर्यावरण जो संरक्षण है उसमें पर्यावरण संचार की और जन जन जागरूकता होती है उसकी भूमिका क्या है और किस तरह से भूमिका इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण संचार का अर्थ, यानी इसका अर्थ क्या होता है? पर्यावरण संचार का अर्थ है पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, समस्याओं, कारणों और समाधानों की जानकारी को जनता तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना। यह संचार विभिन्न माध्यमों जैसे अखबारों, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, पोस्ट, भाषण, नाटक, सिनेमा और शिक्षा द्वारा दिया जाता है। वही हमारा पर्यावरण संचार कहलाता है। ठीक है, जन जागरूकता का अर्थ, जन जागरूकता का मतलब है लोगों में पर्यावरण के प्रति ज्ञान, समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ताकि वह अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्य करें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। यानी इस टाइम भी आपको एक तरह से जन जागरूक ही किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुक है वो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं पर्यावरण के लिए आपको सजग बना रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार की भूमिका। किस तरह से पर्यावरण समस्याओं की जानकारी देता है, किस तरह से पर्यावरण समस्याओं की जानकारी देता है? पर्यावरण संचार के माध्यम से लोगों द्वारा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता, हाशिए जैसी समस्याओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सही व्यवहार को बढ़ावा देना। लोगों को यह सिखाया जाता है कि प्लास्टिक का कम उपयोग करें, ताकि जो प्लास्टिक है उनका कम प्रयोग हो सके, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण को ही नुकसान देती है। पानी और बिजली बचाएं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। कचरे का सही निपटान करें, पेड़ लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी, किस तरह से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सरकारी योजनाएं और कानून जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक प्रतिबंध जनता तक पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और जनता तक पहुंचाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण में जन जागरूकता की भूमिका, यानी जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें जन जागरूकता की क्या भूमिका होती है? अगर इसकी भूमिका की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे लोगों की भागीदारी बढ़ना,
जागरूकता लोग स्वयं पर्यावरण संरक्षण में भाग लेते हैं, जैसे यानी जागरूकता होती है तो लोग खुद बढ़ चढ़ के जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें भाग लेते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण यानी नए नए वृक्ष लगाना, नए नए पेड़ लगाना, सफाई अभियान हो गया, जल संरक्षण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक दबाव बनाना किस तरह से। जब समाज जागरूक होता है तो वह प्रदूषण फैलाने वालों पर नैतिक और सामाजिक दबाव बनाता है, और जो एक तरह से पॉल्यूशन कर रहा होता है उसको रोकने का भी कार्य करता है। भावी पीढ़ी को सुरक्षित बनाना यानी हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उन्हें उसे सुरक्षित बनाना, उसे सुरक्षित करना। जागरूकता से लोग यह समझते हैं कि पर्यावरण बनाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। अगर हम पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तो हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है वो पर्यावरण देख ही नहीं पाएंगी, इसीलिए उसे सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा और मीडिया की भूमिका। शिक्षा संस्थानों बच्चों को पर्यावरणीय मूल्य विकसित करती हैं, यानी जो पर्यावरणीय मूल्य हैं वो विकसित करने का कार्य करती हैं। मीडिया पर्यावरण मुद्दों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाती है, ताकि सभी लोग उस चीज़ को समझ सकें और अपनी जो एक तरह से भागीदारी है उसे बढ़ा सकें। सोशल मीडिया तेज़ी से जागरूकता फैलाने का प्रभावी साधन है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया सभी यूज़ करते हैं, इसीलिए एक तरह से प्रभावी साधन हो जाता है पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष में लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण केवल कानूनों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके लिए पर्यावरण संचार और जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जब लोगों को सही जानकारी मिलती है और वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तभी पर्यावरण की रक्षा संभव हो पाती है, या हम तभी पर्यावरण को बचा सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संचार और जन जागरूकता पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है। अगर ये ना हो तो पर्यावरण जो संरक्षण है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण आंदोलन क्या है तथा यह पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ आंदोलन भी बताइए, यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पर्यावरण आंदोलन क्या होते हैं, ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ आंदोलन भी बताने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। एंड अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपनी फीडबैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण आंदोलन का अर्थ देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण आंदोलन वह संगठित प्रयास है जिसमें आम लोग, सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता मिलकर पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार के लिए आवाज़ उठाते हैं। यानी आम लोग ही एक साथ मिलकर संगठन बनाते हैं, आवाज़ उठाते हैं पर्यावरण के लिए। ठीक है, मेनली सारी चीज़ें यहाँ पर्यावरण के लिए होती हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य सरकार और समाज का ध्यान पर्यावरण समस्याओं जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, बांध निर्माण, खनन और औद्योगिक क्षति की ओर आकर्षित करना होता है। यानी जो हमारी औद्योगिक क्षति है या ये है उद्योग से जो क्षति, जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ आकर्षित करते हैं लोगों को। ये सरल शब्दों में जब लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते हैं तो उसे पर्यावरण आंदोलन कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी मार धाड़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो लोगों को नुकसान पहुंचाएं, सिर्फ शांति से सबको समझाया जाता है। इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से? पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी। पर्यावरण आंदोलन आम जनता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती हैं और लोगों को सक्रिय भागीदार बनाती हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो पर्यावरण से जुड़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरणीय अन्याय के खिलाफ आवाज़। किस तरह से यह आंदोलन उन परियोजनाओं का विरोध करते हैं जो किन किन परियोजनाओं का विरोध करते हैं? पर्यावरण आंदोलन जो होते हैं, जो क्या करते हैं, वनों को स्रोत नष्ट करते हैं। यानी जो वन होते हैं उनके जो स्रोत होते हैं उनको ही नष्ट कर देते हैं। जल को प्रदूषित करते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों को विस्थापित करने का कार्य करते हैं। ऐसी चीज़ों का ये लोग विरोध करते हैं। सरकार और नीतियों का प्रभाव क्या रहता है? कई पर्यावरणीय आंदोलन सरकार को कानून बनाने या सुधार करने के लिए मजबूत करती हैं। ठीक है, जन जागरूकता बढ़ना। किस तरह से? इन आंदोलन से लोगों में यह समझ विकसित होती है कि पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यानी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पर्यावरण को बचाना सभी की जिम्मेदारी होती है। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन भारत में कौन कौन से हुए हैं? तो इसमें आप पहला लिखेंगे चिपको आंदोलन, जो कि हमारा 1973 में हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ था, और उद्देश्य वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। विशेषता लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचा रहे थे। ठीक है, वनों के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम मिला था यहीं से, चिपको आंदोलन से।
अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, क्योंकि हमारा सेकंड जो आंदोलन है वो है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका जो उद्देश्य बड़े बांधों से होने वाले पर्यावरण नुकसान और स्थापना को रोकना था। अगर नेतृत्व की बात करें तो मेधा पाटकर ने किया था। महत्व की बात करें तो विकास और पर्यावरण के संतुलन पर सवाल उठाया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे साइलेंट वैली आंदोलन। स्थान जो था वो केरल था और उद्देश्य जो था वो जलविद्युत परियोजना से वर्ष वन की रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। परिणाम क्या हुआ? परियोजना रद्द हुई और जो वन संरक्षित क्षेत्र है उसकी घोषणा की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अप्पिको आंदोलन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। उद्देश्य जो था वो वनों की रक्षा करना था। प्रेरणा जो थी वो चिपको आंदोलन से मिली थी इन लोगों को। अब देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ यही आंदोलन हुए, आंदोलन बहुत सारे हुए हैं। आप इनके आगे भी लिख सकते हैं, बट ये आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये आंदोलन बता दिए हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे पर्यावरण आंदोलन समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। यह न केवल प्रकृति की रक्षा करते हैं बल्कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत और प्रभावशाली साधन है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन एंड उसका जो निष्कर्ष है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा का अर्थ। यानी प्राकृतिक आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा वह घटना है जो प्रकृति की शक्तियों के कारण अचानक घटित होती हैं और जिसने मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट आदि प्राकृतिक आपदा से प्रमुख उदाहरण हैं। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक आपदा में आ जाती है। प्राकृतिक आपदा की मुख्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला आप लिखेंगे प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य जाकर उन्हें उत्पन्न करता हो, नहीं, वो प्रकृति ही उत्पन्न करती है। प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की प्रक्रिया जैसे पृथ्वी की आंतरिक हलचल, मौसम परिवर्तन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण होती है। इनमें ये मानव की सीधी भूमिका नहीं होती, यानी मानव इसमें डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाता। हालांकि मानव गतिविधियां इन्हें प्रभाव को बढ़ा सकती हैं और मानव की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाती तो हैं, बट डायरेक्टली हम इनसे इंटरफेयर नहीं करते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अचानक घटित होना। यानी ये जो घटनाएं होती हैं वो अचानक होती हैं, ऐसा नहीं है पहले से पता हो, नहीं, वो अचानक ही घटित होती हैं। अधिकांश प्राकृतिक आपदाएं अचानक और बिना चेतावनी के आती हैं, जैसे भूकंप हो गया और भूस्खलन हो गया, जिससे बचाव और तैयारी का समय कम मिलता है। यानी इससे बचाव और इसकी तैयारी का टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापक जन धन हानि। यानी व्यापक रूप से जन धन की हानि होती है प्राकृतिक आपदाओं से। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे किस तरह से लोगों की मृत्यु और चोटें मिलती हैं। घर, सड़क, पुल और जो फसल होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आर्थिक नुकसान होता है, यानी आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि लोगों की चोट लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव। आपदाओं से ये पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। किस तरह से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है? वन नष्ट हो जाते हैं, जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, भूमि की उर्वरकता घटती है, या ये कहें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुनर्व्यास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता। किस तरह से आपदा के बाद प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किया जाता है, पुनर्व्यास किया जाता है, ताकि जो लोग बच गए हैं या जो लोग बचे हैं उन्हें सही से सारी चीज़ें मिल सकें। पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है ताकि वो दोबारा से शुरू कर सकें। इन सारी जो चीज़ें हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता हो जाती है। अगर हम क्षेत्रीय विशेष तक सीमित होना, किस तरह से ये क्षेत्रीय विशेष तक ही सीमित होती है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ हो जाए, नहीं, प्राकृतिक आपदाएं अक्सर विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालती हैं। जैसे कि यानी एक ही क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि तटीय क्षेत्रों में चक्रवात होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है और शुष्क क्षेत्रों में सूखा होता है। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ सूखा पड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और जहाँ एक तरह से जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ भूस्खलन आ जाएगा, वहाँ चक्रवात होता है तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मानव गतिविधियों से प्रभाव
बढ़ना किस तरह से मानव गतिविधियाँ जो होती हैं वो इसका प्रभाव बढ़ा देती हैं, जैसे कि वनों की कटाई हो गया, नियमित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और प्रभाव को बढ़ा देती हैं। क्योंकि अगर वनों की कटाई होती है, क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत आता भी है, जैसे कि भूस्खलन हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आ रही हैं, तो वन वगैरह है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो हमारी प्रकृति ही उसको रोक देती है। बट अगर हम उन्हें वनों को काट दें, सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, तो वो तो बढ़ ही जाएगा, फिर उसे रोकेगा कौन? तो इस वजह से हमारी जो हरकतें हैं वो उस चीज़ को बढ़ा देती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्राकृतिक आपदाएँ प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन इसके प्रभाव को उचित योजना, जागरूकता और आपदा प्रबंधनों के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं की विशेषताओं को समझना पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपको भी बताया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाएँ अचानक आने वाली विनाशकारी और व्यापक प्रभाव डालने वाली घटनाएं हैं, यानी एक साथ आती हैं, विनाशकारी प्रभाव डालती हैं और एक साथ चली जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक आपदाओं में हो जाती हैं, ठीक है? आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा क्या होती है? अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का पहले हम अर्थ देखेंगे। अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक अम्लीय तत्व पाए जाते हैं, यानी जो सामान्य वर्षा होती है उसकी तुलना में ज़्यादा अम्लीय जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं उस वर्षा में, वो हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। सामान्य वर्षा का पीएच लगभग 5.6 होता है, जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच इससे कम होता है। यानी सामान्य वर्षा है, सामान्य नॉर्मल बारिश है, तो उसका जो पीएच होगा वो 5.6 होगा, लेकिन जो अम्लीय वर्षा है उसका जो पीएच मान होगा वो इससे भी कम होगा। यह वर्षा केवल पानी के रूप में नहीं होती, बल्कि वर्षीय हिमपात, कुहासा और सूखी कणिकाओं के रूप में भी हो सकती है, ठीक है? अम्लीय वर्षाओं के कारण, यानी अम्लीय वर्षा होती क्यों है, इसके क्या रीजंस हैं? अगर इनके कारणों की बात करें तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होती है, यानी मेनली जो इसका रीजन है वो हम लोग ही हैं। हम लोग ही अम्लीय वर्षा को बढ़ाते हैं, ठीक है? उद्योग, ताप विद्युत, ग्रहों और वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx गैसें वायुमंडल में जाती हैं, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। यह गैसें वायु में मौजूद जलवर्ष से निकलकर प्रयुक्त अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाती हैं। बादलों के साथ यह अम्ल पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है? अगर हम अम्लीय वर्षा के प्रकारों की बात करेंगे, अम्लीय जो वर्षा है वो कितने प्रकार की होती है, तो इसमें आप लिखेंगे पहला होता है हमारा गीली अम्लीय वर्षा, जब अम्ल वर्ष वर्ष या हिम के रूप में गिरती है, यानी पानी के रूप में या फिर बर्फ़ के रूप में, जब बर्फ़बारी होती है वो भी हमारी अम्लीय भी हो जाती है, ठीक है? तो हिम के रूप में ही गिरती है। दूसरी होती है हमारी सूखी अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय कण धूल या धुएँ के साथ सतह पर जमा होती है और बाद में पानी से मिलकर नुकसान करती है, वो हमारी क्या हो जाती है, सूखी अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, यानी अगर इसके प्रभाव की बात, वन और फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी अम्लीय वर्षा सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी की उर्वरकता कम कर देती है, यानी जो हमारी ज़मीन है उसकी भी उर्वरकता कम कर देती है, वो भी कम उपजाऊ हो जाती है। नदियाँ और झीलें अम्लीय हो जाती हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं, यानी ये मछलियों को भी नुकसान देती है। इमारतें और स्मारक जैसे ताजमहल प्रभावित होते हैं, जैसे कि ताजमहल पहले पूरा सफ़ेद था, अब वो पीला पड़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से जो इमारतें हैं, जो एक तरह से संगमरमर का पत्थर है, वो भी अपना कलर बदल रहा है। मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ये मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे अम्लीय वर्षा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है, यानी इसका मेन रीज़न प्रदूषण है। यदि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण न किया जाए तो अम्लीय वर्षा से पर्यावरण और मानव जीवन को भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है? अतः अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भी हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए, ताकि अम्लीय वर्षा जैसी समस्या हमारे सामने नहीं आए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संदर्भ में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिए, यानी भारतीय संदर्भ में जो कृषि है उस पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। भूमिका में देखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े लेवल
लेवल पर खेती होती है। भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून वर्षा पर आधारित है, यानी हमारी जो कृषि है वो मानसून की जो वर्षा होती है उन पर आधारित होती है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के स्वरूप में बदलाव और चरम मौसम घटनाओं की बढ़ती संख्या ने भारतीय कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि देखिए हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर डिपेंड करती है, बारिश पर डिपेंड करती है, लेकिन प्रदूषण की वजह से बारिश ही सही से नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, खेती बर्बाद हो जाती है। तो हमारे देश पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव, अगर प्रभाव की बात करें तो पहला हम देखेंगे मानसून के अनिश्चितता, यानी मानसून की जो अनिश्चितता होती है उसकी कोई निश्चित जो तिथि थी वो बदलने लगी है, उससे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का समय और मात्रा दोनों अनिश्चित हो चुकी हैं, या ये कहें अनिश्चित हो गई हैं। पहले निश्चित रूप से होती थी, अब ये अनिश्चित कभी भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से खेती पर प्रभाव पड़ता है। कभी अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, कभी कम वर्षा से सूखा पड़ जाता है, जिससे फसलों की बुवाई और उत्पादन प्रभावी होता है, क्योंकि अगर फसलों को सही टाइम पे या सही पानी ना मिले तो उनकी जो बुवाई है, उनकी जो एक तरह से उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तापमान में वृद्धि किस तरह से औसत तापमान बढ़ता है, यानी औसत तापमान में वृद्धि हुई है। गेहूँ, धान जैसी फसलों की उपज घटती है। फसलों का पकने का समय कम हो गया है, क्योंकि अब जो एक तरह से जो क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। जहाँ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी, अब अक्टूबर में सब लोग नॉर्मल कपड़ों में फिरते हैं, तो जिससे क्या होता है फसलों की जो पकने का टाइम है वो भी कम हो गया है या बदल गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गर्मी से फसलें झुलस जाती हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सूखा और जल संकट, बार बार पड़ने वाले सूखे से भी एक तरह से जो फसलें हैं वो बर्बाद होती हैं। सिंचाई की समस्या, यानी सिंचाई सही से नहीं हो पाती। भूजल स्तर में गिरावट, यानी जो जमीन का पानी है वो कम होता जा रहा है। किसान वर्षा पर अधिक निर्भर हो गया है और वर्षा होती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है जो किसानों की एक तरह से खेती है वो बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाढ़ और अत्यधिक वर्षा, यानी कभी वर्षा होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि बाढ़ आ गई, होगी नहीं तो होगी ही नहीं। ये क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ही बदलाव हो रहे हैं। नेक्स्ट इसी में आप इसमें लिखेंगे अचानक भारी बारिश, यानी अचानक से भारी बारिश हो जाती है तो भी हमारा जो एक तरह से बाढ़ है या फिर अत्यधिक वर्षा की वजह से बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो जाती है। खेतों में पानी भर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फसलों की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ता है, यानी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर चली जाती है। इसमें आप आगे लिखेंगे कीट और रोगों में वृद्धि किस तरह से, गर्म और आर्द्र जलवायु में, यानी जो गर्म होती है और आर्द्र जलवायु होती है उसमें कीटों की और जो रोग होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, यानी कीट और जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ता है, जिससे क्या होता है स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव, यानी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक वर्षा से मिट्टी का कटाव होता है, सूखे से मिट्टी की नमी कम होती है, इससे भूमि की उर्वरकता घटती है, यानी जो भूमि की उर्वरकता है, भूमि की जो उपजाऊ करने वाली क्षमता है वो भी घट जाती है। इसमें आप लिखेंगे छोटे और सीमित किसान पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जो छोटे और सीमित किसान होते हैं उनके पास सीमित ही पैसा होता है और वो उस पैसे को लगाकर फिर अगर उन्हें लाभ ना हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर छोटे और गरीब किसानों पर ही पड़ता है, क्योंकि अगर इन्होंने पैसा लगाया और इन्हें एडवांस या ये कहें इन्हें वापस में कुछ नहीं मिला तो इनका सब कुछ ही चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें फसल नुकसान से उनकी आय घट जाती है, उनकी जो पैसे होते हैं उनकी जो आय है वो ख़त्म हो जाती है। अर्जन और पालन की समस्या बढ़ती है, यानी जो अर्जन करना और जो पालन करने की समस्या है वो देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, जिससे खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यानी हम कह सकते हैं इससे जो खाद्य सुरक्षा है, किसानों की आजीविका है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है। अतः जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन कृषि, फसल विद्युतीकरण और सरकारी सहायता जैसे उपाय अपनाकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये सभी को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये किसानों की
जान तक पे बात बन जाती है। यानी आपने भी ऐसे बहुत सारे किसान देखे होंगे जो नुकसान की वजह से आत्महत्या जैसी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो यही रीज़न्स हैं, यही कारण हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी जो सुविधाएँ हैं वो भी नहीं मिल पाती, ठीक है? अतः ये कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में त्वरित और सतत कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, वरना ऐसा ना हो कोई भी जो व्यक्ति है वो किसान बनना ही छोड़ दे या कृषि करना ही छोड़ दे। अगर कृषि नहीं होगी तो हम लोग खाएँगे क्या? तो हमें कृषि के ऊपर और जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपकी फुल बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर हो जाते हैं। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए मर्ज वीडियो आप उसे देख पाएँ एंड क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो आए आप उसे भी देख पाएँ और अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाएँ एंड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स मिल जाएँगे, यानी ये जो आपने अभी नोट्स पढ़े हैं, आप सेल्फ स्टडी के लिए आप यहाँ से नोट्स देख सकते हैं। ये सेकंड वे हो जाता है नोट्स को देखने का। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, क्योंकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कोई और भी डाउट ये रहता है या कोई और भी प्रॉब्लम रहती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। Thank you for watching everyone.